कास्टिज्म। दोस्तों 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक कस्बे माहू में जन्म हुआ भारत के एक महान नेता का। नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। तब कौन जानता था कि एक छोटे से शहर में जन्मा ये बच्चा एक दिन अमेरिका और लंदन जाकर पहला ऐसा भारतीय बनेगा जो इकोनॉमिक्स में दो डॉक्टरेट डिग्रीज हासिल करेगा और एक दिन आधुनिक भारत का संविधान लिख देगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और एलएसई से पीएचडी के अलावा माहू का ये लड़का ब्रिटेन के हाईली एक्सक्लूसिव क्लब ग्रेज इन से बैरिस्टर भी बना। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की कहानी सिर्फ इसलिए फैसिनेटिंग नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने दौर के सभी विद्वानों से ज्यादा ज्ञान अर्जित किया, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि अंबेडकर ने यह सब एक लंबे संघर्ष से हासिल किया। उनका जन्म महार कम्युनिटी में हुआ, एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी गिनती हिंदू सोशल सिस्टम की एक कुरूप व्यवस्था के तहत अनटचेबल्स या अछूतों में होती थी। व्यवस्था का नाम जाति व्यवस्था या कास्ट सिस्टम। जी हां, हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर एक ऐसी व्यवस्था का शिकार बने जिसने उनके जैसे लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य जन्म से ही तय करने की ठान ली थी। अंबेडकर की कहानी इसलिए प्रेरणादायक है क्योंकि जाति व्यवस्था में जिन कम्युनिटीज को अछूत डिक्लेयर किया गया उन्हें ज्ञान अर्जित करने की इजाजत नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस में अंबेडकर लिखते हैं कि हिंदू लॉ गिवर मनु ने शूद्रस को वेदा पढ़ने या सुनने से प्रोहिबिट कर रखा था। अंबेडकर कहते हैं कि गौतम धर्म सूत्र में तो शूद्र द्वारा वेदास को सुनने या रिसाइट करने पर कान में पिघला हुआ सीसा डालने या जीभ काटने जैसे एक्सट्रीम प्रिस्क्रिप्शंस भी थे। ऐसी एक्सट्रीम व्यवस्था से लड़ते हुए अंबेडकर ने न सिर्फ खुद को एजुकेट किया बल्कि उन्होंने लाखों वंचितों और पिछड़ों को एजुकेट करने और जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने के लिए लंबा संघर्ष भी किया। अपने इसी संघर्ष के चलते वो लाखों करोड़ों उत्पीड़ित समाज के लोगों के लिए भीमराव अंबेडकर से बाबा साहेब अंबेडकर बने। आज की हमारी कहानी उसी व्यवस्था की है जिसके खिलाफ संघर्ष में बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो व्यवस्था जिसने करोड़ों दलितों और वंचितों को आज भी अपने बंधन में जकड़ रखा है। आज के वीडियो में हम जातिवाद का पोस्टमार्टम करते हुए उसकी जड़ों तक जाएंगे और जानेंगे कि कैसे जिस व्यवस्था को दशकों पहले खत्म हो जाना चाहिए था वो आजादी के 75 साल बाद भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद है। साथ में जातिवाद के एवोल्यूशन पर नजर डालते हुए हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी को चैलेंज करते हुए हिंदू सोशल सिस्टम में बदलाव किए। चलिए शुरुआत करते हैं कास्ट सिस्टम की डेफिनेशन और ओरिजिन से। ओरिजिन ऑफ वर्ण एंड कास्ट सिस्टम। दोस्तों, जाति व्यवस्था के बारे में रफ आइडिया तो सबको है, लेकिन ये जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं, और इसीलिए इसका एक साइंटिफिक एनालिसिस जरूरी है। जाति व्यवस्था को कई बार ऋग्वैदिक टाइम्स की वर्ण व्यवस्था से भी कंफ्यूज किया जाता है। इन थियोरी कास्ट सिस्टम वर्ण मॉडल के साथ इंटरलिंक्ड है, लेकिन इन रियलिटी उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अलग। खैर, वर्ण मॉडल एक ब्रॉड आउटलाइन है जिससे हम कास्ट सिस्टम को रफली समझ सकते हैं। वर्ण हिंदू सोसाइटी को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड करता है, जिसमें ट्रेडिशनल प्रीस्ट्स और स्कॉलर्स यानी ब्राह्मण हायरार्की में सबसे ऊपर रखे गए, फिर वॉरियर ग्रुप यानी क्षत्रिय, उसके बाद मर्चेंट्स और ट्रेडर्स यानी वैश्य, और सबसे आखिर में पेजेंट, लेबरर्स और हायर वर्णास के सर्वेंट्स या फिर शूद्र। पहले 3 कास्ट्स को द्विजा यानी ट्वाइस बॉर्न कहते हैं, जो वैदिक रिचुअल उपनयना के बाद सीक्रेट थ्रेड पहनते हैं, लेकिन शूद्रस को यह अलाउड नहीं था। ओरिजिन की बात करें तो 1500 से 1000 BCE के बीच ऋग्वैदिक सोसाइटी में वर्ण की शुरुआत हुई, और तब इसका मतलब रंग या कलर था। इसका इस्तेमाल सबसे पहले आर्य और दासा के बीच कंपैरिजन के लिए हुआ। आर्य उन्हें कहा जाता था जो लगभग 1800 BC के आसपास सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए, और दासा वो थे जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे। खैर,
तब वर्ण डिविजन्स कास्ट जैसे रिजिड नहीं थे। धर्मशास्त्रज आइडियली वर्णस को प्रिस्क्राइब्ड ऑक्यूपेशन में रहने की हिदायत देते थे, लेकिन क्राइसिस में ऑक्यूपेशन चेंज अलाउड था, पर मेनली ब्राह्मण्स को। खैर, कास्ट का ओरिजिन लेटर वैदिक एज यानी 1000 से 600 BCE के बीच हुआ, जब वर्ण रूल्स जैसे ऑक्यूपेशनल रूल्स रिजिड होने लगे। वर्ण लार्जली कर्म पर आधारित था, लेकिन कास्ट में ऑक्यूपेशन हेरेडिटरी हुआ और यह वर्ण को कास्ट से अलग करता है। धर्मसूत्रज के हिसाब से इंटरवर्ण मैरिजेस या फिर वर्ण समकरा से जातियों का जन्म हुआ, पर इस थ्योरी की साइंटिफिक वैलिडिटी कम है। इनिशियली कास्ट में अनटचेबिलिटी नाम का सोशल ईवल भी नहीं था, जबकि कास्ट हायरार्की हमेशा से थी। अस्पृश्य या अनटचेबल वर्ड का पहला लिटरेरी एविडेंस 1st और 3rd सेंचुरी एडी में विष्णु धर्मशास्त्र में मिलता है। अनटचेबिलिटी के ओरिजिन की यह टाइमलाइन B.R. अम्बेडकर के असेसमेंट से भी मैच करती है। अर्ली 5th सेंचुरी में जब चाइनीज ट्रैवलर फाहियन इंडिया आए तो वो भी अनटचेबिलिटी के वाइड स्प्रेड एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। ये वो दौर था जब अनटचेबिलिटी रिजिड और एक्सप्लॉयटेटिव होने लगा था। खैर, चलिए अब वर्ण और जाति के अंतर को डिटेल में देखते हैं। वर्ण वर्सेस जाति। दोस्तों, वर्ण और जाति में कई अंतर हैं। जाति को ही इंग्लिश में कास्ट कहा जाता है। पहला डिफरेंस तो यह है कि वर्ण केवल 4 हैं, लेकिन जातियां अनकाउंटेबल। कास्ट में एक 5th ग्रुप भी है, जिसे अवर्ण, अतिशूद्र या अनटचेबल्स कहा गया। दूसरा ये कि वर्ण में 4 ग्रुप्स का स्टेटस फिक्स्ड है, लेकिन कास्ट में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण्स और अनटचेबल्स के बीच लोकेटेड मिडिल कास्ट्स के स्टेटस और प्रिविलेजेस कंट्रोल ओवर लैंड, वेल्थ, पावर और पॉपुलेशन जैसे लोकल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए अगर एक ग्रुप इतिहास में पॉलिटिकल पावर गेन कर लेता था, तो वो क्षत्रिय स्टेटस क्लेम करने लगता। यही वजह है कि मौर्य वंश के रूलर्स के कास्ट ओरिजिन्स को लेकर कई डिबेट्स और डिस्कशंस हैं। डेमोक्रेसी के चलते आज कई जगहों में ज्यादा पॉपुलेशन वाले कास्ट्स ऊपर के वर्णा से ज्यादा वेल ऑफ और पावरफुल हैं, जिन्हें सोशियोलॉजिस्ट्स डोमिनेंट कास्ट कहते हैं। इसके अलावा वर्ण कई रेंज ऑफ ऑक्यूपेशंस प्रिस्क्राइब करता है, जबकि जाति एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ण व्यवस्था ये नहीं बताती कि कौन आयरन स्मिथ होगा या कौन कारपेंटर या कौन गोल्डस्मिथ। ये डिटेल्ड डिवीजन केवल कास्ट में है और इसलिए मल्टीपल ऑक्यूपेशंस करने वाले कास्ट्स एक ही वर्ण में हो सकते हैं। इसके अलावा वर्णास में ऑक्यूपेशन, एंडोगैमी और कॉमेंसैलिटी के रूल्स में लेस रिजिडिटी है देन कास्ट। खैर, कास्ट सिस्टम समाज की हर एक्टिविटी को रेगुलेट करने की कोशिश में ऑक्यूपेशन से लेकर किसके हाथ से पानी लेना है सब प्रिस्क्राइब करता है। इतना डीपली लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश शायद ही किसी सोशल सिस्टम में हुई और इसीलिए कास्ट यूनिक है। यही रिजिड रूल्स जाति व्यवस्था के दामन या एक्सप्लॉयटेशंस का कारण भी हैं। तो चलिए समझते हैं जाति के एसेंशियल फीचर्स को। फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। दोस्तों, कास्ट का सबसे पहला फीचर है क्लोज्ड मेंबरशिप, यानी एक ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण ही रहेगा और एक शूद्र हमेशा शूद्र। शूद्र कितनी भी एजुकेशन या वेल्थ कमा ले, कास्ट सिस्टम में स्टेटस इंप्रूवमेंट इम्पॉसिबल है। अगला फीचर है एंडोगैमी। मेंबरशिप की एक्सक्लूसिविटी के लिए इंटरकास्ट मैरिज प्रोहिबिटेड है। अगला फीचर है डिफरेंशियल पनिशमेंट्स, यानी पनिशमेंट्स के रूल्स हर कास्ट के लिए अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंबेडकर कहते हैं कि अगर शूद्र अपर कास्ट वुमन के साथ अडल्ट्री करता है तो मनु उसे मृत्यु दंड प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन यह बाकी कास्ट पर एप्लीकेबल नहीं है। अगला फीचर रिजिड डिवीजन ऑफ लेबर और हायरार्की इन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन बर्थ से डिसाइड होता है और ऑक्यूपेशंस में भी हायर स्टेटस और लोअर स्टेटस होता है। जैसे स्वीपिंग को हायर कास्ट्स पोल्यूटिंग मानते थे। ईटिंग प्रैक्टिस को लेकर भी रूल्स थे। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मण्स के लिए नॉन वेजिटेरियनिज्म जनरली प्रोहिबिटेड है और अनटचेबल्स के हाथ से पानी लेना अपर कास्ट्स के लिए प्रोहिबिटेड है।
सोशियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि सदियों की प्रैक्टिस से कास्ट एक इंडॉक्ट्रिनेटेड आइडियोलॉजी बनकर इंडियन सोसाइटी में घुस गया, जिसने कास्ट को आज तक जिंदा रखा है। इसी आइडियोलॉजी के चलते हर कास्ट अपनी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करती रही और सिस्टम पर बिलीव करती रही, बावजूद इसके कि कुछ कास्ट को इससे फायदा हुआ और कुछ के लिए यह जानलेवा साबित हुआ। कास्ट के मेंटेनेंस में कई इनफॉर्मल बॉडीज जैसे कास्ट पंचायत्स भी इन्वॉल्व रहीं, जो कुछ सोसाइटीज में इतने वायलेंट हैं कि रूल ब्रेकर्स को डेथ सेंटेंस ही दे देते हैं। खैर, अब बात करेंगे कास्टिज्म के सबसे खतरनाक पहलू अनटचेबिलिटी की, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शूद्रस एंड अनटचेबल्स। दोस्तों, अनटचेबल्स को अर्ली टाइम्स में चंडालास जैसे नाम से जाना जाता था, जो फिफ्थ ग्रुप यानी अवर्ण का पार्ट थे। अंबेडकर उन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस या दलित और गांधी इन्हें हरिजन्स बोलते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्हें शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा मिला। कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल्ड कास्ट्स को एनलिस्ट करने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी है। इस लिस्ट में वेस्ट बंगाल के बागड़ी और राजबंसी, महाराष्ट्र के महार, आंध्रा के माला और मडिगा एटसेट्रा आते हैं। स्टिग्मा और डीह्यूमनाइजेशन की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल यही है कि एससीज के कास्ट टाइटल्स को ही कई बार स्लर की तरह यूज किया जाता था, जिसे SC/ST एक्ट ने अपराध डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा उन्हें कई बार डॉग्स और क्रोज से भी इक्वेट किया गया। अपस्तंभ धर्मशास्त्र के हिसाब से अगर कोई हायर कास्ट चांडाल से कांटेक्ट में आए, बात करे या देखे भी, तो उसे इमीडिएटली नहाकर, ब्राह्मण से बात करके और सन, मून और स्टार्स को देखकर खुद को प्योरीफाई करना चाहिए। मॉडर्न टाइम्स में भी ये चलता रहा। सोशियोलॉजिस्ट घूरे बताते हैं कि तमिलनाडु में शनार कास्ट को ब्राह्मण से 24 कदम और केरला में तीयंस को ब्राह्मण से 36 कदम दूर रहने की हिदायत थी। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। असल में देश की 16% पॉपुलेशन के खिलाफ ऐसे डीह्यूमनाइजिंग रिचुअल्स और एक्ट्स की लिस्ट लंबी है। दलितों के साथ रेजिडेंशियल डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ और उन्हें गांव से बाहर पुअर और अनहाइजीनिक कंडीशंस में सेटल किया गया। कई जगहों में मंदिरों में एंट्री पर बैन लगाकर उन्हें भगवान से भी दूर रखा गया। और तो और अनटचेबल्स की परछाई भी पोल्यूटिंग मानी गई और अपर कास्ट विलेजेस में उनकी एंट्री पूरी तरह बैन रही। हायर कास्ट्स द्वारा पहने जाने वाले आभूषण और कपड़ों पर भी एक्सक्लूसिव कंट्रोल था। जेफरी कहते हैं कि केरला की इड़वा वुमेन को बॉडी के अपर पार्ट्स में कपड़े रखना अलाउड नहीं था। कास्ट रूल्स के वायलेटर्स को एक्सट्रीम पनिशमेंट्स मिलती, जो आउटकास्टिंग, वायलेंस, किलिंग, लिंचिंग एटसेट्रा के रूप में थी। ये आज भी खत्म नहीं हुआ है। 2016 में गुजरात के ऊना में कुछ दलितों के खिलाफ वायलेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसी कास्टिस्ट मेंटालिटी का रिजल्ट हैं। सेग्रीगेशन के बावजूद एससीज इंडियन सोसाइटी के इंटेग्रल कंपोनेंट थे, क्योंकि उनके बिना सोशल लाइफ और अपर कास्ट लैंड ओनर्स की लग्जरी सस्टेन नहीं हो सकती थी। खैर, जाति और अनटचेबिलिटी ने मिलकर भारत में मेरिट को डिस्ट्रॉय किया, जिसने ग्रोथ, डेवलपमेंट और इनोवेशन को नुकसान पहुंचाया। इस बंटवारे ने इंडियंस को इन्वेडर्स के खिलाफ एकजुट होने से भी रोका, जिसका फायदा अंग्रेजों ने भी उठाया। अब चलते हैं ब्रिटिश रूल के समय जाति में हुए बदलाव की ओर। कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट सिस्टम। दोस्तों, 18th और 19th सेंचुरी में जब वेस्टर्न आइडियाज और मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस इंडिया में पेनिट्रेट हुए, तो कास्ट सिस्टम ने मैसिव चैलेंजेस फेस किए और चीजें बदली। ब्रिटिश राज ने एससीज को नए एवेन्यूज दिए, जो उनके लिए कास्ट से बाहर निकलने का पहला मौका था। इन नए एवेन्यूज में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस टू एजुकेशन, वेस्टर्नाइजेशन और पॉलिटिसाइजेशन जैसे फैक्टर्स थे। कॉलोनियलिज्म के साथ भारत में एंट्री हुई रेलवेज और इंडस्ट्रीज की, और बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास जैसे शहर एक्सपैंड हुए। इन सिटीज में नए जॉब्स की डिमांड बढ़ी। फैक्ट्रीज में वर्कर्स, शहरों की देखरेख के लिए मैनुअल लेबरर्स, ड्रेन्स, रोड्स, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा के लिए वर्कर्स की जरूरत थी, और शहर कास्ट के डिवीजन ऑफ लेबर को चैलेंज करने लगे। विलेजेस में अपर कास्ट लैंड ओनर्स के दमन से तंग आ चुके ओप्रेस्ड कास्ट्स प्रगति की उम्मीद में शहरों में गए
और नई जॉब्स में शामिल हुए। कॉलोनियलिज्म ने मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस की मदद से भी कई कास्ट ग्रुप्स की कंडीशंस को इंप्रूव किया। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश आर्मी में महार कम्युनिटी को जगह मिली। तमिलनाडु के नादर्स पहले टॉडी टैपिंग में थे, जिसे पोल्यूटिंग माना जाता था, लेकिन ब्रिटिश रूल में कई नादर्स टॉडी ट्रेड में घुसे और मिडलमैन और मनी लेंडर्स बनकर उन्होंने अपना सोशल स्टेटस चेंज किया। इक्वालिटी पर बेस्ड मॉडर्न लीगल सिस्टम ने भी कास्ट को चैलेंज किया, जिसका इस्तेमाल लोअर कास्ट लीडर्स ने बढ़ चढ़कर किया। लेकिन सिचुएशन कॉम्प्लेक्स थी। एक तरफ ओप्रेस्ड कास्ट्स के लिए शहर उम्मीद लेकर आया, लेकिन वहां भी उन्हें ऐसे ही जॉब्स मिले जिन्हें लेकर स्टिग्मा बरकरार रहा। इसलिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, लेकिन स्टेटस इंप्रूवमेंट सिर्फ कुछ ही का हुआ। कुछ शेड्यूल्ड कास्ट्स जो कॉटेज इंडस्ट्रीज, वीविंग और टैनिंग में थे, वो तो मैनचेस्टर की चीप मशीन मेड क्लोथ्स के चलते बर्बाद हो गए। खैर, मॉडर्न एजुकेशन के चलते कई सोशल रिफॉर्मर्स ने कास्ट और छुआछूत के खिलाफ लोगों को जागृत किया और ओप्रेस्ड कास्ट्स को एजुकेट किया। इस एजुकेशन के चलते ही सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का उदय हुआ, जिसे हम आगे देखेंगे। सोशल रिफॉर्म्स और एंटी कास्ट स्ट्रगल। दोस्तों, भारत में कास्ट पर सबसे पहले अटैक्स रिलीजियस रिफॉर्म से हुए, जो एंशिएंट टाइम्स तक ट्रेस किए जाते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म से लेकर हिंदुइज्म के भक्ति मूवमेंट तक सबने इक्वालिटी को प्रीच किया। संत रामानुज से लेकर निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, कबीर इत्यादि का रोल इसमें इमेंस रहा है। पर कास्ट सिस्टम को सबसे बड़ा झटका 19वीं सेंचुरी में लगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज पूरे विश्व में प्रचलित हो रहे थे। इंडियंस भी इससे अछूते नहीं थे। कई इंडियन लीडर्स और स्कॉलर्स मॉडर्न आइडियाज से प्रेरणा लेकर अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज जैसे सोशल ईवल्स पर अटैक करने लगे। अर्ली रिफॉर्मर्स में ब्राह्मो समाज के राजा राम मोहन रॉय और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज और परमहंस मंडली एटसेट्रा इंपॉर्टेंट थे। अर्ली लीडर्स लार्जली अपर कास्ट से थे, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द 19वीं सेंचुरी तक मॉडर्न एजुकेशन नॉन ब्राह्मण्स तक पहुंची और तब उन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट्स को लीड किया। अर्ली 19वीं सेंचुरी में सेंट्रल इंडिया में सतनामी मूवमेंट के तहत गुरु घासीदास ने लेदर वर्कर्स और 1860s में बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मटुआ सेक्ट के तहत चांडाला कल्टीवेटर्स के अपलिफ्टमेंट पर काम किया। लेट 19वीं सेंचुरी में केरला में एडवाज कास्ट के श्री नारायण गुरु भी कास्ट के खिलाफ जंग छेड़ चुके थे, जहां उन्होंने वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड का नारा दिया। इन सभी ने लोअर कास्ट को कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ बोलने का सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया। ओप्रेस्ड कास्ट लीडर्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और वोकल शायद ज्योतिराव फूले थे। उन्होंने ब्राह्मण्स के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए उन्हें आउटसाइडर डिक्लेयर कर दिया और ओप्रेस्ड कास्ट को इंडिया का ओरिजिनल इनहैबिटेंट बताया। फूले ने कहा कि इंडिया के बाहर से आए अपर कास्ट्स ने इंडिया के ओरिजिनल लोगों को ऑप्रेस कर अपना दबदबा कायम किया है और इसीलिए अगर अपर कास्ट्स इक्वालिटी को नहीं मानते तो भारत की धरती पर उनका कोई अधिकार नहीं है। फूले ने अपनी किताब गुलामगिरी में ओप्रेस्ड कास्ट्स की तुलना अमेरिकन स्लेवरी से की और जातिवाद के खिलाफ सत्यशोधक समाज की स्थापना की। फूले का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि वो 20वीं सदी के कुछ महान एंटी कास्ट लीडर्स जैसे अंबेडकर और पेरियार के प्रेरणा स्रोत भी थे। 1925 में साउथ इंडिया में पेरियार ने कास्ट के खिलाफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च किया। इसके तहत पेरियार ने इंटरकास्ट मैरिज और बिना ब्राह्मण प्रीस्ट के मैरिजेस को नॉर्मलाइज कर साउथ इंडिया में ब्राह्मण मोनोपोली को कमजोर किया। इसके अलावा साउथ में टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी पावरफुल हुआ, जो 19वीं सेंचुरी में अरुविपुरम मूवमेंट और 20वीं सदी के वाइकोम सत्याग्रह और गुरुवयूर सत्याग्रह के रूप में दिखा। आंद्रे बेत्ते के मुताबिक एंटी कास्ट मूवमेंट में पॉलिटिकल स्ट्रगल की शुरुआत सबसे पहले 1916 में तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी से हुई, जिसने सिविल सर्विसेज में ब्राह्मण मोनोपोली को काउंटर करने के लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया। नेशनल लेवल पर महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर
अनटचेबिलिटी को अटैक किया और दलित अपलिफ्टमेंट पर जोर दिया। इसी दौर में अंबेडकर का भी राइज हुआ, लेकिन गांधी और अंबेडकर के बीच डिस्प्यूट्स थे। अंबेडकर कास्ट के कंप्लीट इरेडिकेशन की बात करते थे, लेकिन गांधी का फोकस सिर्फ अनटचेबिलिटी पर था। अंबेडकर चाहते थे कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले ताकि दलित खुद अपनी आवाज पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स में उठा सकें, लेकिन गांधी को लगता था कि यह हिंदूज को डिवाइड करेगा। इसलिए जब 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडॉनल्ड ने दलितों के सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की तो गांधी फास्ट पर बैठ गए। कॉम्प्रोमाइज के तहत पूना पैक्ट साइन हुआ और सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्वेशन आया, जो आज भी जारी है। अब समझते हैं इंडिपेंडेंस के बाद के कास्ट सिस्टम को। कास्ट एंड कास्टिज्म इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। दोस्तों, आजाद भारत ने पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अडॉप्ट किया ताकि ऐतिहासिक अन्याय सहने वाले समाज को सब्सटेंटिव न्याय मिले। संविधान निर्माता जानते थे कि एक अनइक्वल सोसाइटी में फॉर्मल इक्वालिटी इनइक्वालिटी को और बढ़ावा देगी। यानी कि भले ही संविधान ने कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए हर कास्ट को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी हो, लेकिन रियल सेंस में इक्वालिटी तब तक नहीं होगी जब तक उस कंपटीशन में बैठने वालों का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन सिमिलर न हो। हजारों सालों से ऑपरेशन झेल रही जाति के लोगों को अगर प्रिविलेज्ड हाई कास्ट के लोगों के साथ एग्जाम में बिठा दिया जाए तो ये ट्रू सेंस में इक्वल कंपटीशन नहीं है। इसके अलावा खुद भी जाति व्यवस्था को झेल चुका एक ओप्रेस्ड कास्ट नेता ओप्रेस्ड कास्ट के हिसाब से बेटर डिसीजन ले सके, इसके लिए पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंटेशन जरूरी था। इसलिए एससीज के लिए लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई। 15% सेंट्रल सर्विसेज में और 14% पार्लियामेंट में। अनटचेबिलिटी का एबोलिशन हुआ और एससीज को पब्लिक प्लेसेस जैसे शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स एटसेट्रा में फ्री एंट्री मिली। 5 ईयर प्लान्स में भी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट बना जो इन कम्युनिटीज के वेलफेयर पर स्पेशल ध्यान देता था। पॉलिटिकल स्ट्रगल को कंटिन्यू रखने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर के बेटे यशवंत अंबेडकर और एन शिवराज के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को 1957 में बनाया गया। इसका मेन पर्पस एससी सबकास्ट को यूनाइट कर पॉलिटिकल पावर गेन करना था, लेकिन इंटरनल डिफरेंसेस के चलते पार्टी स्प्लिट हुई और आरपीआई के डिसइल्यूजन लीडर्स ने 1970s में दलित पैंथर्स बनाकर पॉलिटिकल मूवमेंट को एक्सपैंड किया। नॉर्थ इंडिया में दलित लीडर कांशीराम का उदय हुआ, जिन्होंने बहुजन्स यानी दलित्स और बाकी के बैकवर्ड कास्ट्स को यूनाइट किया। उन्होंने 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी का फॉर्मेशन कर शेड्यूल्ड कास्ट पॉलिटिक्स को नया आकार दिया। कास्ट पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट टर्न 1980s और 1990s में आया, जब मंडल कमीशन ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन की बात की। ओबीसीज मिडिल कास्ट के वो ग्रुप्स हैं जो फॉरवर्ड कास्ट के डोमिनेंस के चलते बैकवर्ड रहे। मंडल ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, क्योंकि मंडल मूवमेंट से जन्मे कई बैकवर्ड कास्ट नेताओं ने 1990s में यूपी और बिहार से इंडियन नेशनल कांग्रेस की मोनोपोली को डिस्ट्रॉय कर दिया। 1990s के बाद लगभग 24 साल तक इनके बिना नेशनल गवर्नमेंट बन पाना किसी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं था। सोशियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि भले ही जाति व्यवस्था पिछले 200 सालों में कमजोर हुई, लेकिन कास्ट एज एन आइडेंटिटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चलते स्ट्रेंथन हुई है, जिसका असर कास्ट बेस्ड वोटिंग बिहेवियर में दिखता है। कुछ सोशियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि भले ही दलित और बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट्स ने ओप्रेस्ड कास्ट्स को एम्पावर किया, लेकिन जातिवादी आइडियोलॉजी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। शायद यही वजह है कि आए दिन हम दलितों के खिलाफ वायलेंस, ऑनर किलिंग्स एटसेट्रा की खबरें सुनते हैं और एनसीआरबी की रिपोर्ट कास्ट बेस्ड वायलेंस में राइज की ओर इशारा करती है। ऊना वायलेंस से लेकर हाथरस रेप केस तक कास्ट बेस्ड ऑपरेशन चर्चा में रहे। यूनिवर्सिटीज में भी अनटचेबिलिटी मॉडिफाइड फॉर्म्स में दिखती है।
2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के सुसाइड ने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कास्टिज्म पर डिबेट शुरू किए। इंटरकास्ट मैरिज जैसी प्रैक्टिसेस आज भी टैबू हैं। अर्बन सेंटर्स में भी कास्टिज्म खत्म नहीं हुआ है। मैनुअल स्कैवेंजिंग पर 2013 में लगे बैन के बावजूद आज भी न्यूज रिपोर्ट्स मैनुअल स्कैवेंजिंग के एग्जिस्टेंस की बात करती हैं। एससीज 16% पॉपुलेशन के बावजूद केवल 9% एग्रीकल्चरल लैंड ओन करते हैं, जबकि 22% फॉरवर्ड कास्ट्स लगभग 41% लैंड ओन करते हैं। प्राइवेट सेक्टर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन के आया था जिनसे उम्मीद थी कि वो रिक्रूटमेंट्स कास्ट बायसेस की जगह मेरिट के बेस पर करेंगे। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज के खालिद खान कहते हैं कि कॉर्पोरेट के नेटवर्किंग और रेफरेंसिंग के चलते वहां भी ओप्रेस्ड कास्ट काफी कम हैं। इकोनॉमिस्ट सुखदेव थोराट कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में एक कॉलेज एजुकेटेड लोअर कास्ट जॉब एप्लीकेंट हायर कास्ट के कंपैरिजन में फार लेस सक्सेसफुल हैं। दोस्तों, ये फैक्ट्स बताते हैं कि पिछले 200 सालों में कास्ट सिस्टम चेंज तो हुआ, लेकिन उसके रेमिनेंट्स आज भी हैं। यानी कास्टिज्म के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है। एक बेहतर समाज की संकल्पना को साकार करने के लिए जरूरी है कि ये आउटडेटेड व्यवस्था जल्द से जल्द इरेडिकेट हो, ताकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ, इनोवेशन और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें, जहां सब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और अपने अधिकारों को रियल सेंस में एंजॉय कर सकें।